नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए शुरुआत करें फटाफट 100 खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। हरियाणा देश का एक ऐसा पहला राज्य बना है जिस तरह का सिस्टम शुरू करने जा रहा है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है। इसके लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आस्क यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लगातार फाइलों पर नजर रखेगा। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को अब समय पर करना होगा। ऐसा न करने पर क्लर्क को लेकर विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई हो सकती है। जिस कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना होता है उसकी नौकरी भी जा सकती है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जनता को सुविधाएं मिलने में दिक्कत होती है। इसके लिए राइट टू सर्विस की तरह हर सुविधा के मिलने का प्रावधान और निर्धारित समय तय किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक क्रांतिकारी कदम है। अब कोई अधिकारी फाइल को नहीं रोक सकेगा। अब अधिकारी ने फाइल तय समय पर अगर नहीं निपटाई तो फिर फाइल राइट टू सर्विस आयोग के पास पहुंच जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि इसकी मदद से जनता को अधिकारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अधिकारी इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव विजय वर्धन और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव ए.के. सिंह ने बोर्ड के सदस्य होने के नाते बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में एनसीआर के विकास के लिए कई फैसले लिए गए, जिसमें संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते का उद्घाटन भी शामिल है और इससे एनसीआर क्षेत्र के अंदर वाहनों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रारंभिक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में एनसीआर जियो पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। इससे एनसीआर में सब रीजनल और स्थानीय योजना बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में एनसीआर क्षेत्र की सीमा निर्धारण और रीजनल प्लान 2041 ईडी से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई। एनसीआर की सीमा निर्धारण से जुड़े प्रस्तावों पर मंथन किया गया और सदस्य राज्यों से उनके सुझाव भी लिए गए। करनाल में हुए लाठीचार्ज पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आंदोलन किसानों को नहीं बल्कि कौम का है। पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सत्यपाल मलिक सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उन्हें चुनाव दिख रहा है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार पूरे 25 साल तक चलेगी, इसलिए विपक्ष के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। सांसद अरविंद शर्मा लोगों की शिकायतें सुनने के लिए पहुंचे थे। लाठीचार्ज को लेकर अरविंद शर्मा ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गेस्ट टीचर्स और किसानों पर गोलियां बरसाई गईं, लेकिन गोलियां बरसाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि लाठीचार्ज मामले की जांच करवाई जा रही है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रिहाई के बाद फिर से फील्ड में उतरने को तैयार हैं। वो हरियाणा के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। 12 दिन में ओपी चौटाला सभी जिलों का दौरा पूरा करेंगे। एक दिन में ओपी चौटाला 2 जिलों में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। आज सिरसा और फतेहाबाद जिलों में ओपी चौटाला के कार्यक्रम 25 सितंबर को जींद में ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर चौटाला रैली करेंगे। इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी दत्ता ने बताया कि उनके कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अश्विनी दत्ता खुद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सतवीर सिंह सैनी के साथ पूरे हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। अश्विनी दत्ता ने बताया कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती जींद में मनाई जाएगी, जिसमें चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पारिवारिक मित्र रहे कई दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। नए महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई। एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया। 1 सितंबर से गैस सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ गई। बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.02 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 884 रुपये 50 पैसे हो गया और इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर का दाम 25 रुपये बढ़ा था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नहीं बल्कि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1618 रुपये की जगह अब 1693 रुपये में बिक रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है, लेकिन अन्याय के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब देश में फिर से स्कूल खुलने का सिलसिला जारी है। आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल कॉलेज खुलेंगे।
हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुले। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी विकल्प के हिसाब से उपलब्ध। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए, तो मध्य प्रदेश में 6 से 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। राजस्थान में भी करीब 6 महीने बाद स्कूल खुले। हरियाणा में 4वीं और 5वीं क्लास के लिए स्कूल खोले गए। स्कूलों में कोरोना नियमों का खास ख्याल रखा गया है और अभिभावकों से लिखित अनुमति भी अनिवार्य कर दी गई है। यमुनानगर के स्कूलों में तिलक लगाकर और फूल मालाएं पहनाकर बच्चों का स्वागत किया गया। स्कूल आने को लेकर बच्चे उत्साहित नजर आए। टीचर्स का कहना है अभिभावकों की सहमति से बच्चों को एंट्री दी गई है। हर बेंच पर एक ही बच्चे के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आज पहला दिन और सुबह से हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से बल्लभगढ़ के स्कूल में बच्चे कम ही पहुंचे। स्कूलों में कोविड नियमों का खास ख्याल रखा गया। टीचर्स का कहना है कि कोविड-19 नियमों को आगे भी पालन किया जाता रहेगा। अगर कोई बच्चा किसी बीमारी का शिकार पाया गया तो उसे घर भेजा जाएगा। सोनीपत में तेज बारिश के बीच भी छात्र स्कूल पहुंचे। स्कूल खुलने को लेकर छात्रों में खुशी नजर आई। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन किया गया। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना केस में कमी को देखते हुए हालात के सामान्य होने पर छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने का फैसला किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि क्लास में 20 बच्चे बैठेंगे। हर क्लास के बाद सैनिटाइजेशन जरूरी है और नियमों की पालना भी करनी अनिवार्य है। प्रदेश में स्कूलों में टीचिंग और नॉन स्टाफ टीचिंग के पूरी तरह से वैक्सीनेट होने के सवाल पर कमलपाल गुर्जर ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं। 5 सितंबर तक तमाम टीचर्स का टीकाकरण हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार या आदेश नहीं आया है कि दोनों टीका लगे टीचर्स ही पढ़ाएंगे। 46% स्टाफ का वैक्सीनेशन पेंडिंग है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ना होने के सवाल पर कमलपाल ने कहा कि विभाग इस बात पर काम कर रहा है कि टीचर्स चाहे सरकारी स्कूल के हैं या फिर निजी, सबका टीकाकरण अनिवार्य है। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटों में 41,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 460 मरीजों की जान गई। 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब एक्टिव केस 3,72,000 से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में मिले। केरल में 30,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 115 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बीते 2 महीने से लिफ्ट खराब है, जिसे लेकर अस्पताल कर्मचारियों और परिजनों ने निदेशक कार्यालय के बाहर हंगामा किया। सोनीपत के गांव किलोहड़द में दबंगों के गरीब लोगों के प्लॉट पर कब्जा करने का मामला सामने आया। आरोप है कि दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर पीड़ित परिवार पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने ग्रामीणों संग एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले की दोबारा से जांच कराने की मांग की गई और इस मामले में दर्ज केस रद्द करने की भी मांग की गई। गांव के सरपंच का कहना है कि सीआईओ के पैसे लेकर नाजायज तरीके से गरीब लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। 1 महीने पहले ही एसपी को दबंगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी। कैथल पुलिस के 2 पुलिस कर्मचारियों पर महिला की शिकायत की गलत जांच करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में 2 एएसआई पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला संबंधित अपराध में तुरंत एफआईआर दर्ज न करने को लेकर कार्रवाई हुई है। डीएसपी दिलीप सिंह ने जांच में दोनों को दोषी पाया। सोनीपत में मूर्थल बीडीपीओ कार्यालय में तैनात पंचायती राज विभाग में रोहतक विजिलेंस के डीएसपी की टीम ने ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी कब्रिस्तान की मरम्मत के बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। आरोप है कि ठेका दिलवाने की बात को कहकर आरोपी ने ठेकेदार से 65,000 रुपए पहले ही ले लिए थे। रोहतक में 27 अगस्त को मकान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का इकलौता बेटा ही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सभी को गोली मारकर हत्या करने की बात भी कबूल कर ली। फतेहाबाद की सतीश कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की है। मकान मालिक परिवार संग वृंदावन गया हुआ था।
जैसे ही मकान मालिक घर वापस लौटा तो उसने सामान बिखरा हुआ देखा। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीबीएसई की स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत साहा ने फरीदाबाद में स्कूल में एजुकेशन चैप्टर का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। सेक्टर 14 के सभागार में हुई समारोह में स्कूलों के लगभग 60 स्कूलों शहर के लगभग 60 स्कूलों में प्रिंसिपल मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में फरीदाबाद को आगे लाना है। गृह मंत्री अनिल विज अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिसके बाद उन्हें पीजीआई से डिस्चार्ज कर दिया गया। गृह मंत्री अनिल विज हेलीकॉप्टर यात्रा करने से फेफड़े से प्रभावित हुए थे। अस्पताल से छुट्टी की मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज अपने कार्यालय पहुंचे और काम निपटाना शुरू किया। विज ने कहा कि फाइलें रुकती हैं तो विकास की गति भी रुक जाती। उन्होंने कहा कि कार्यालय में काम निपटा रहा हूं, जल्द से जल्द आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। पीजीआई के डॉक्टर, स्टाफ और आपका तहे दिल से धन्यवाद। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अंबाला लौटे गृह मंत्री अनिल विज का कार्यकर्ताओं ने रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्यार, दुआओं से मैं वापस लौटा हूं। स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब सब ठीक है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय आधार और आवश्यकता के आधार पर कोर्स बनाए जाए। राज्यपाल ने कहा, असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में बनाने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए। चौथा से विधायक नयनपाल रावत ने 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरना स्थल पर सुविधाओं की कमी को लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि टिकरी बॉर्डर पर साफ सफाई, पीने का पानी, बिजली और बरसाती पानी की निकासी को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हांसी में 26 अगस्त को रिलायंस कंपनी के शोरूम में तलवार और लोहे की रॉड को लेकर मैनेजर में से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। सीआईए की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शेखपुरा गांव के निवासी के तौर पर हुई। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल में चलती ट्रेन में मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए मोबाइल को भी बरामद किया। जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन पहुंची, ट्रेन की स्पीड कम होने पर ट्रेन की सीट पर रखे मोबाइल फोन को युवक ने चोरी कर लिया। चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। चरखी दादरी में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में वैक्सीन कवर मामले में दादरी पहले नंबर पर। जिले में 95% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग अभियान छेड़े हुए। तीसरी लहर को लेकर सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने यह बताया कि दादरी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे पास वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट की पूरी सुविधा है। तीसरी लहर के मद्देनजर जिले के सभी सीएससी, पीएससी में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं सीएमओ ने लोगों से मास्क पहनने का भी डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की है। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सभी को पद की शपथ दिलाई। जो 9 लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बने, उनमें से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए हैं। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में हुआ है। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैराशूटर सिंहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल P1 इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरालंपिक खेलों में भारत की मेडल संख्या 8 हो गई है। ओसाका शूटिंग रेंज में खेलते हुए फाइनल में सिंहराज अडाना और चीन के लू शियोलोंग के बीच अंतिम पलों तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला।
आखिर में सिंहराज ने दबाव के बीच शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 216.08 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पैराशूटर सिंहराज अडाना को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने पैराशूटर सिंहराज अडाना को कांस्य पदक जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी ट्वीट कर पैराशूटर सिंहराज अडाना को बधाई दी। लिखा, देश को आपकी अद्भुत उपलब्धि पर गर्व है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश हुई। काले घने बादलों की वजह से अंधेरा छा गया, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई। बारिश से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। लंबा ट्रैफिक जाम लगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई। बारिश के कारण दिल्ली में मिंटो ब्रिज में पानी भर गया और गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान दिल्ली आईटीओ पर भी जलभराव देखने को मिला। गुरुग्राम में रुक कर बारिश ने पूरी शहर को पानी पानी कर दिया। शहर के तमाम इलाकों में सड़कों पर जल जमाव की समस्या देखने को मिली। रुक कर हो रही बरसात के चलते बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के पास थोक किराने की दुकानों का बाजार डूबा हुआ नजर आया। आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेहड़ी वाले पानी में भी खड़े होकर अपनी सब्जी बेचते नजर आए हैं। दफ्तरों में भी जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोनीपत में थंडरस्टॉर्म सक्रिय हुआ है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र सांदल खुर्ज में तेज बारिश हुई। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट। बारिश से किसानों को धान उत्पादन में लाभ मिलेगा। बारिश से सब्जी उत्पादक किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश का सब्जियों पर बुरा असर पड़ेगा। तो शाम में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन इसके साथ साथ परेशानियां भी बढ़ गई हैं। लगातार बारिश से जल जमाव की समस्या हो गई। मिशन युक्त जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक बैंक स्थापित करेगा। इसका मकसद पर्यावरण को संरक्षण करना और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक से मुक्त करना है। इस योजना में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रिसाइकलिंग में सहयोग और हरे भरे पर्यटन से विकास के लिए ढांचा तैयार करने के प्रावधान को शामिल किया गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के फैसले को पूरी तरह से सही बताया। उन्होंने देश की मिलिट्री के साहस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा, हमने जो अफगानिस्तान में किया वो गर्व की बात है। हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रही। अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि 1,25,000 से ज्यादा लोग निकाले गए। पेशेवर तरीके से लोगों को निकाला गया। जो हमने किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमान में देर रात काबुल से के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हुआ। काबुल से अमेरिकी सैनिकों को निकालने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का जश्न मनाया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले 1 सितंबर फिर 31 अगस्त तक अपनी सेना अफगानिस्तान से बुलाने का ऐलान किया था।